इसकी जुवानवु लाइट शैडो बहुत शक्तिशाली है। हमें जल्दी से इसकी कैद तोड़नी होगी, नहीं तो हम मर जाएंगे। लॉन्ग ज़्यूज़ी ने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके चारों ओर ड्रैगन लाइट शैडो खून की तरह लाल हो गई। जुवानवु लाइट शैडो का डटकर विरोध कर रही थी। जुवानवु के पैर की दमनकारी लाइट शैडो को चकनाचूर करने की कोशिश कर रही थी। किंग लुंजी को भी पता था कि उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, अन्यथा उसे निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा। उसकी हरी बार ड्रैगन छाया भी एक शानदार हरे रंग की रोशनी के साथ चमक उठी, क्योंकि ड्रैगन और बार ड्रैगन दोनों ने जुवानवु के विशाल पैर पर उग्रता से हमला किया। लेकिन ये सब व्यर्थ था। जुवानवु के विशाल पैर की दमनकारी शक्ति अकल्पनीय थी। ऐसा लगता था जैसे उसका वजन असीम था, जिसने किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी को जकड़ रखा था ताकि वे 1 इंच भी आगे न बढ़ सकें। जुवानवु लाइट शैडो के भीतर रहस्यमय कवच दिव्य कछुआ किंग लुनजी और लॉन्ग ज़्यूज़ी की ओर कदम दर कदम रेंगता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका जुवानवु लाइट शैडो स्वर्ग से उतरते हुए एक शक्तिशाली पैर की तरह लगातार किंग लुनजी और लॉन्ग ज़्यूज़ी के ड्रैगन और फ्लड ड्रैगन की हल्की छायाओं पर रौंदता हुआ, उनकी हल्की छायाओं को हिलाता हुआ मानो वे किसी भी क्षण फट जाएंगे। किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूज़ी ने पहले ही कई तकनीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे अभी भी जुवानवु लाइट शैडो के दमन से बच नहीं पाए थे। जैसे ही उनके अपने ड्रैगन और फ्लड ड्रैगन लाइट शैडो टूटने वाले थे, वे भी जुवानवु के विशाल पैर से कुचलकर मरने के कगार पर थे। ये खत्म हो गया है। लॉन्ग श्यूज़ी ने जुवानवु के विशाल पैर को एक बार फिर से उनकी हल्की छाया को चकनाचूर करते हुए देखा और उसे पता चल गया कि उनका अंत निकट है। यद्यपि वे इसके लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने अंतिम प्रतिरोध करने के लिए अपनी दिव्य कलाकृतियों का प्रयोग किया, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह निरर्थक था। टकराना। जैसे ही जुवानवु प्रकाश छाया ने उन्हें एक बार फिर कुचलने के लिए अपना विशाल पैर उठाया और उनके दिलों में निराशा भर गई, अचानक एक गोली चली। उस गोली के बाद जुवानवु लाइट शैडो द्वारा दबाया गया विशाल पैर अचानक रुक गया। किंग लुनजी और लॉन्ग ज़्यूज़ी अभी भी सदमे में थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब जुवानवु लाइट शैडो अचानक गायब हो गया। भ्रमित होकर उन्होंने अपना ध्यान रहस्यमय कवच वाले दिव्य कछुए की ओर लगाया और देखा कि वह प्राणी, जो कभी डरावना और चमकीला था, अब उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके सिर के बीच में एक रक्त छिद्र था, जिसमें से लगातार रक्त बह रहा था। मिस्टिक आर्मर टर्टल की सुरक्षा में कौन घुस गया? किंग लुनजी और लॉन्ग ज़्यूज़ी ने एक संभावना के बारे में सोचा और तुरंत अपनी नज़र लिन शेन की ओर घुमाई, जो दूर एक जगह पर पीछे हट गया था। दरअसल उन्होंने लिन शेन को अपने हाथों में एक स्नाइपर राइफल पकड़े हुए देखा। भाई तियान, समय पर बचाए जाने के लिए धन्यवाद। लॉन्ग श्यूजी जल्दी से अपना आभार व्यक्त करने के लिए आगे आया। हालांकि महान शून्य दुनिया में कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं मरता है, फिर भी प्रत्येक मृत्यु का शरीर और आत्मा पर कुछ प्रभाव पड़ता है। सामान्य होने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है, और इस दौरान कोई व्यक्ति महान शून्य दुनिया में फिर से प्रवेश नहीं कर सकता है। किंग लुनजी ने ईर्ष्या से लिन शेन के हाथों में स्नाइपर राइफल की जांच की और कहा, भाई तियान, आपकी स्नाइपर राइफल कलाकृति वास्तव में मिस्टिक आर्मर दिव्य कछुए की रक्षा को भेदने में सक्षम है। इसकी विनाशकारी शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैंने भी एक स्नाइपर राइफल कलाकृति हासिल की है जो आपकी तरह ही दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक बेकार चीज़ है, एक निम्न स्तर की कलाकृति, केवल एक दिखावा। इसकी शक्ति आपकी तुलना में अतुलनीय है। किंग लुनजी के शब्दों को सुनकर लॉन्ग ज़्यूज़ी ने देखा कि लिन शेन के हाथों में स्नाइपर राइफल वास्तव में उसी से मिलती जुलती थी जिसे किंग लुनजी ने पहले हासिल किया था, प्रैक्टिस के देवता की स्नाइपर राइफल। तुम्हारा ये कबाड़ का टुकड़ा भाई तियान के हाथों में मौजूद कलाकृति से कैसे तुलना कर सकता है? लॉन्ग श्यूज़ी हंसा, यह जुवानवु लाइट शैडो को भेद सकता है, दोनों दुनिया से अलग हैं। राइफल उनकी आंखों के ठीक सामने थी, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह वही कलाकृति हो सकती है। उन्होंने मान लिया कि यह एक और उच्च गुणवत्ता वाली मध्यम स्तरीय कलाकृति है, जो केवल दूसरी से मिलती जुलती है। लिन शेन की दिलचस्पी इन शब्दों से बढ़ी और उसने पूछा, उस स्नाइपर राइफल का नाम क्या था? इसे क्या कहा जाता था? इसे गॉड ऑफ प्रैक्टिस स्नाइपर राइफल कहा जाता था। मैंने इसे कुछ समय पहले बेच दिया था, किंग लुनजी ने जवाब दिया। आपने इसे कितने में बेचा? लिन शेन को अब संदेह हुआ कि किंग लुनजी ने जो बेचा था वही अब उसके हाथों में था। अन्यथा ऐसी दो कलाकृतियों का एक ही समय में प्रकट होना बहुत बड़ा संयोग होगा। यदि वास्तव में दो होते तो लिन शेन दोनों को खरीद लेता और एक को अतिरिक्त के रूप में रख लेता। $10, इतनी घटिया विशेषताओं वाली एक निम्न श्रेणी की कलाकृति, मुझे लगा कि मैं इसे बेच भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने वास्तव में इसे खरीद लिया। पता नहीं कौन इतना अमीर और मनमौजी होगा, किंग लुनजी ने हंसते हुए कहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस धनी, मनमौजी व्यक्ति की वह बात कर रहा था, वह उसके ठीक सामने खड़ा था। ये वास्तव में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वार का मामला है। हम दोनों के पास स्नाइपर राइफल की कलाकृतियां थीं जो एक जैसी दिखती थीं, लेकिन भाई तियान, आपके पास जो है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है।
अफसोस कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं था, मुझे सिर्फ एक कचरा मिला जो सिर्फ भौंकता था और काटता नहीं था। किंग लुनजी ने लिन शेन के हाथों में स्नाइपर राइफल को ईर्ष्या से देखा और बोलना जारी रखा। ऐसी स्थिति में लिन शेन क्या कह सकता था? वह निश्चित रूप से किंग लुनजी को यह नहीं बता सकता था कि यह वही था जिसे उसने बेचा था। भाई तियान, तुम्हें मिस्टिक आर्मर टर्टल से एबरेंट लिक्विड इकट्ठा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई दिव्य कलाकृतियां या दिव्य आत्माएं हैं, लॉन्ग ज्यूजी ने किनारे से कहा। अगर कोई है तो वे निश्चित रूप से मूल्यवान हैं। ये तुम्हारा शिकार है, मैं कुछ कैसे ले सकता हूँ? लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। यह उस अराजक वध से थोड़ा अलग लग रहा था जिसकी उसने महान शून्य दुनिया में कल्पना की थी। उसने हमेशा सुना था कि दिव्य न्यायालय के कठोर नियमों के कारण दिव्य प्राणी महान शून्य दुनिया में उग्र रूप से उत्पात मचाते हैं तथा वध को बच्चों का खेल समझते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल वैसा नहीं था। लॉन्ग श्यूजी ने कहा, अगर भाई तियान न होते तो हम अपनी जान गंवा देते। बात करने के लिए शिकार क्या हो सकता था? मिस्टिक आर्मर दिव्य कछुआ आपके द्वारा मारा गया था। स्वाभाविक रूप से सब कुछ आपका है, इसलिए कृपया हमारे साथ औपचारिकता पर खड़े न हों। भाई तियान, अगर आप विनम्र बने रहेंगे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देना होगा? किंग लुनजी ने भी कहा। ये देखकर कि वे ईमानदारी से रहस्यमय कवच दिव्य कछुए से लूट का माल सौंपना चाहते थे, लिन शेन ने अपने इनकार पर जोर नहीं दिया। शेन ने मूल रूप से मिस्टिक आर्मर दिव्य कछुए को हासिल करने का इरादा नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी के करीब जाने के लिए मिस्टिक आर्मर कछुए का उपयोग करने की योजना बनाई थी। वह दिव्य सत्ताओं के साथ अधिक संपर्क बनाने तथा दिव्य न्यायालय में अपना नेटवर्क फैलाने की आशा रखता था। केवल ऐसा करके ही वह जो चाहता था उसे अधिक आसानी से पूरा कर सकता था। लिन शेन ये जानना चाहता था कि दिव्य न्यायालय प्राचीन क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है और वे लोग कहाँ चले गए हैं। सम्राट तियानशु को स्वर्गारोहण किए हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन लिन शेन को आकाशीय दरबार में नेटवर्क पर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, न ही वह जानता था कि वह कहाँ गए। यदि इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सका तो प्राचीन क्षेत्र से दिव्य न्यायालय में आने वाले लोग अपनी कब्र स्वयं खोद रहे होंगे, जो मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। बेशक इन रहस्यों को जानने के लिए लिन शेन को पहले सेलेस्टियल कोर्ट में एकीकृत होना होगा और एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना होगा जहां वह अंदरूनी जानकारी तक पहुंच सके। लिन शेन रहस्यमय कवच दिव्य कछुए की लाश के पास चला गया। वास्तव में वह पहले से ही जानता था कि यह प्राणी रहस्यमय कवच दिव्य कछुआ नहीं था, जैसा कि लॉन्ग श्यूजी और अन्य लोगों ने वर्णन किया था। उसकी घड़ी ने उसे सूचित किया कि उसने जिस मध्य दिव्य पशु विकृत प्रजाति को मारा था उसका नाम आकाश समर्थक कछुआ था, जो दिव्य पशु का एक विकृत प्रकार था। यह उस रहस्यमय कवच दिव्य कछुए की प्रजाति नहीं थी जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। उसके शरीर पर मौजूद विशालकाय कछुए का भूत भी जुवानवु नहीं था। उसका वास्तविक नाम क्या था, लिन शेन को नहीं पता था। लिन शेन ने एक पानी की थैली निकाली और आकाश को सहारा देने वाले कछुए से बहते तरल पदार्थ को पकड़ लिया। चूंकि वह पहले ही मर चुका था, इसलिए उसका शरीर अब उतना कठोर नहीं था जितना जीवित रहते समय था। कछुए के खोल को छोड़कर, जिसे नुकसान पहुंचाना अब भी कठिन था, शरीर के अन्य भाग बहुत नर्म हो गए थे। लिन शेन ने उसके शरीर को चीरने के लिए स्क्रैप तलवार का इस्तेमाल किया और शीघ्र ही अंदर पहुंचकर एक काले रंग का एबरेंट स्रोत बाहर निकाल लिया। कितनी अफसोस की बात है, इसमें कोई दिव्य आत्मा नहीं है। इसकी दिव्य आत्मा अवश्य ही उत्तम रही होगी, लॉन्ग श्यूजी ने खेदपूर्वक कहा। जब वे बात कर रहे थे, लिन शेन के हाथ में एबरेंट स्रोत कंपन हुआ, उसकी हथेली से अलग हो गया, हवा में लहराया और पूरे शरीर के कवच के एक काले सूट में बदल गया। आकाश शीर्ष कवच, मध्य दिव्य जानवर दिव्य कलाकृति। गुट कोई नहीं। उपयोग आवश्यकताएं, कोई गुट आवश्यकता नहीं, कोई ग्रेड आवश्यकता नहीं। शक्ति विशेषता 40,000। कठोरता 40,000। कठोरता 40,000। विचलन दर 99%। भिन्न विशेषता, सभी विशेषताओं के प्रति प्रतिरक्षा। लिन शेन ने इस कवच की विशेषताओं को देखा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। जहां तक वह जानता था, 40,000 विशेषताएं पहले से ही मध्य दिव्य जानवरों के लिए शीर्ष स्तर की थीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दिव्य कलाकृति के लिए किसी गुट के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी, केवल शक्ति विशेषता की मांग थी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी गुट का कोई भी दिव्य प्राणी इस दिव्य कलाकृति का उपयोग कर सकता है, जब तक कि उसके पास पर्याप्त शक्ति गुण हो, बिना किसी प्रतिबंध के। इसका विचलनशील गुण सभी विशेषताओं के प्रति प्रतिरक्षा था, जिसका अर्थ था कि इसमें सभी गुटों के नियमों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रभाव था। बेशक पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, जिसकी सटीक सीमा के बारे में लिन शेन को भी पता नहीं था। ये देखते हुए कि आकाश का समर्थन करने वाले कछुए ने हमलों का कितनी अच्छी तरह सामना किया, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि प्रतिरक्षा प्रभाव निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। ये कैसा है? दिव्य कलाकृति के गुण क्या दिखते हैं? किंग लुनजी ने पूछे बिना नहीं रह सका। यह एक मध्यम दिव्य जानवर स्तर की दिव्य कलाकृति है।
लिन शेन ने सीधे स्काई टॉपिंग कवच को किंग लुनजी को सौंप दिया ताकि वह खुद विशेषताओं को देख सके। किंग लुनजी को उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन इसे सीधे सौंप देंगे। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए और इसे स्वीकार कर लिया। जब उसने आकाश शीर्ष कवच की विशेषताओं को देखा तो वह तुरंत अचंभित रह गया। किंग लुन, क्या हुआ? लॉन्ग शियाओजी ने देखा कि किंग लुनजी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें स्काई टॉपिंग कवच पर टिकी हुई थीं और उसने जल्दी से उसे धक्का दिया। खुद ही देख लो। किंग लुनजी को होश आया और उसने स्काई टॉपिंग कवच लॉन्ग शियाओजी को सौंप दिया। लॉन्ग शियाओजी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति क्या है। यद्यपि वे दोनों शीर्ष स्तर के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मड प्लेट पूर्वज के शिष्य होने के नाते उन्होंने कुछ बेहतरीन वस्तुएं देखी थीं। यह उनका पहली बार उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति देखने का अनुभव नहीं था। वे नहीं जानते थे कि किस प्रकार की दिव्य कलाकृति किंग लुनजी से ऐसी अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकती है। जिज्ञासा के साथ लॉन्ग शियाओजी ने आकाश शीर्ष कवच की विशेषताओं पर नजर डाली, फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक बिना गुट बिना ग्रेड वाली दिव्य कलाकृति। अंततः उसे समझ में आ गया कि किंग लुनजी के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था। आकाश शीर्ष कवच की विशेषताएं वास्तव में उत्कृष्ट थीं और लक्षण भी बहुत अच्छे थे, लेकिन केवल यही बात किंग लुनजी को इतना आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वास्तव में आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें गुट विहीन और ग्रेड विहीन उपयोग की आवश्यकता थी। इसका अर्थ यह था कि किसी भी गुट और स्तर का कोई भी दिव्य प्राणी इस दिव्य कलाकृति का उपयोग कर सकता था। कल्पना कीजिए कि एक निम्न दिव्य प्राणी मध्य दिव्य कलाकृति आकाश शीर्ष कवच का उपयोग करने में सक्षम है तथा अपनी विशेषताओं को उन्मुक्त कर रहा है। यह एक अविश्वसनीय रूप से विपरीत घटना होगी। इस दिव्य कलाकृति के साथ वस्तुतः इसका अर्थ यह था कि निचले क्षेत्र में वह बगल में चल सकता था और मध्य क्षेत्र में कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ऐसी दिव्य कलाकृति जिसमें किसी गुट की आवश्यकता नहीं थी और कोई स्तर की मांग नहीं थी, दिव्य न्यायालय में अत्यंत दुर्लभ थी। इसकी बहुमूल्यता इसकी ताकत में निहित नहीं थी, बल्कि इसकी प्रयोज्यता बहुत मजबूत थी। हालांकि ऊपरी सीमा अधिक नहीं थी, फिर भी इसने निचली सीमा को बहुत बढ़ा दिया। बेशक 40,000 शक्ति गुणों की आवश्यकता साधारण निम्न दिव्य प्राणियों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये कोई अनसुलझी समस्या नहीं थी। अभी भी कुछ दिव्य कलाकृतियां थीं जो गुणों को बढ़ा सकती थीं। बस कुछ इकट्ठा करें जो शक्ति गुण को 40,000 तक बढ़ा सकती थीं, और यहाँ तक कि एक निम्न दिव्य प्राणी भी इस मध्यम दिव्य कलाकृति का उपयोग कर सकता था। इस वस्तु का मूल्य इसके स्तर और विशेषताओं से कहीं अधिक है। कौन सा शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति अपने वंशजों के लिए इस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करना चाहेगा? उनके बड़े होने से पहले रक्षा के लिए ऐसी दिव्य कलाकृति का होना स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होगा। लॉन्ग शियाओजी ने अनुमान लगाया कि यदि इस दिव्य कलाकृति को बेचा जाए तो संभवतः इसकी कीमत समान गुणवत्ता वाली उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य कलाकृतियों से भी अधिक होगी। एकमात्र दुख की बात यह थी कि यह एक मध्यम दैर्वी कलाकृति थी। यदि यह एक उच्च दैर्वी कलाकृति होती तो इसका मूल्य अकल्पनीय होता। फिर भी एक मध्यम श्रेणीहीन दिव्य कलाकृति के रूप में दिव्य जानवर स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए इसका मूल्य पहले से ही काफी भयानक था। भाई तियान, ये दिव्य कलाकृति बहुत कीमती है, इसे आसानी से दूसरों को मत दिखाओ। लॉन्ग शियाओजी ने स्काई टॉपिंग कवच को लिन शेन को वापस कर दिया, इसे अपने पास रखने का इरादा किए बिना। ऐसा नहीं था कि लॉन्ग शियाओजी का राज्य इतना ऊंचा था और उसमें उस मानसिकता का कुछ अंश था, लेकिन अंततः उसने ऐसे विचारों को दबा दिया। लिन शेन ने अभी अभी उनकी जान बचाई थी। लॉन्ग शियाओजी ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो एहसानों को भूल जाता है और न्याय का उल्लंघन करता है, और लिन शेन का भाला मिस्टिक आर्मर कछुए को भी मार सकता था। वे उसका सामना नहीं कर सकते थे। क्या ये चीज़ बहुत मूल्यवान है? दोनों के हाव भाव देखकर लिन शेन को पता चल गया कि स्काई टॉपिंग कवच उसकी कल्पना से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। किंग लुनजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ मूल्यवान ही नहीं है, यह ऐसी चीज हो सकती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक मध्यम दिव्य कलाकृति जिसमें कोई गुट और कोई ग्रेड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये दिव्य जानवर की गुणवत्ता है और एक जीवन रक्षक पूर्ण शरीर कवच है। ये बस एक प्रीमियम दिव्य कलाकृति है जो उन युवा स्वामियों और युवा राजकुमारियों के लिए बनाई गई है। यदि आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं तो कौन जानता है कि कितने लोग इसे खरीदने के लिए संघर्ष करेंगे। शेन को एहसास हुआ कि उसने स्काई पिनेकल कवच के मूल्य को बहुत कम आंका था। इसका असली मूल्य इसके ग्रेड की आवश्यकता की कमी में निहित है। हालांकि शक्ति विशेषता की आवश्यकता काफी अधिक है और साधारण निम्न स्तरीय दिव्य प्राणियों को इसे पूरा करना शायद मुश्किल लगेगा। इसके लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करना आवश्यक है जो स्काई पिनेकल कवच की असामान्य विशेषता को सक्रिय करने के लिए शक्ति विशेषता को बढ़ाता है। लॉन्ग शियाओजी ने स्काई पिनेकल कवच की कमी की ओर इशारा किया। लिन शेन ने अपनी विशेषताओं की गणना की। इस दौरान मृत्यु पाउडर का वजन लगातार बढ़ रहा था और लिन शेन की शक्ति विशेषता भी बढ़ गई थी, जो अब लगभग 17,000 अंक तक पहुंच गई थी। अपने सुपर बेस फॉर्म में उनकी विशेषताएं 30,000 से अधिक अंकों तक पहुंच सकती थीं, लेकिन यह अभी भी 40,000 अंकों से थोड़ा कम थी।
यद्यपि अन्य जन्मजात कौशल विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, ऐसी वृद्धि आनुपातिक होती है और वे मूल विशेषताओं को नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में लिन शेन अभी भी स्काई पिनेकल कवच को सक्रिय नहीं कर सकता था। फिर भी जैसे जैसे डेथ पाउडर का वजन बढ़ता गया, एक बार जब लिन शेन की ताकत विशेषता 20,000 तक पहुंच गई तो वह अपने सुपर बेस फॉर्म में स्काई पिनेकल कवच को सक्रिय कर सका। ये तो बस शुरुआत थी। उग्रत दुष्ट देवी के कई शरीरों को खा लेने के बाद डेथ पाउडर ने बहुत सारी ऊर्जा जमा कर ली थी जो अभी तक आत्मसात नहीं हुई थी, और उसका शरीर अभी भी विकसित हो रहा था। उसका वजन लगातार बढ़ रहा था। ये कहना मुश्किल था कि यह अंततः लिन शेन के लिए कितनी ताकत विशेषता जोड़ सकता है। लिन शेन को परेशान करने वाली एकमात्र बात यह थी कि अन्य विशेषताओं की वृद्धि दर बहुत धीमी थी। ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केवल एबरेंट लिक्विड पर निर्भर थी, जबकि विकास सिद्धांत अन्य विशेषताओं को भी बढ़ा सकता था, लेकिन बहुत धीमी गति से। भाई तियान, अगर आपको स्काई पिनेकल कवच की ज़रूरत नहीं है या आप इसे बेचने पर विचार कर रहे हैं, तो क्या आप कृपया इसे पहले हमें बेचने पर विचार कर सकते हैं? कीमत पर बातचीत की जा सकती है, लॉन्ग ज़्यूज़ी ने आगे कहा। आप लोग ये स्काई पिनेकल कवच चाहते हैं? लिन शेन को वास्तव में स्काई पिनेकल कवच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह केवल ये गणना कर रहा था कि क्या उसकी विशेषताएं उसे आकाश शिखर कवच पहनने की अनुमति देंगी, और यदि वह इसे पहन भी लेता तो भी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उनका अमर सेट, हालांकि केवल एक निम्न स्तरीय दिव्य कलाकृति है, अपने शक्तिशाली सेट विशेषता के साथ स्काई पिनेकल कवच से कमतर सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसके प्रभाव और भी अधिक मजबूत हैं। यद्यपि मध्य स्तरीय दिव्य कलाकृति शक्तिशाली होती है, फिर भी वह केवल एक उपकरण है और वह दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को उस प्रकार सक्रिय नहीं कर सकती जिस प्रकार एक मध्य स्तरीय दिव्य प्राणी कर सकता है। अमर सेट, हालांकि केवल एक निम्न स्तरीय दिव्य कलाकृति है, यह उग्र दुष्ट देवी की दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को सक्रिय कर सकता है, जो इसे अकेले ही आकाश शिखर कवच से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। चूंकि लिन शेन दिव्य कवच के 2 सेट नहीं पहन सकता, इसलिए उसकी स्वाभाविक पसंद अमर सेट है। भले ही स्काई पिनेकल कवच बेहतर हो, ये केवल बेकार पड़ा रहेगा और धूल जमा करेगा। यदि कीमत सही है तो लिन शेन को स्काई पिनेकल कवच बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुख्य बात यह है कि कीमत उचित होनी चाहिए। जहां तक स्काई पिनेकल कवच की रक्षात्मक शक्ति की बात है, लिन शेन ने वास्तव में इसे उतना महत्व नहीं दिया। चाहे रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह उसके सुपर बेस दिव्य शॉट का सामना नहीं कर सकती थी। आकाश को सहारा देने वाला कछुआ स्वयं इसे रोक नहीं सका, फिर उसके द्वारा जन्मी दिव्य कलाकृति किस काम की? लॉन्ग श्यूजी ने तुरंत कहा, हमने पहले उस विशाल कछुए को मिस्टिक आर्मर कछुआ समझ लिया था, ये सोचकर कि यह जुवानवु का वंशज है। जब हमने उसके द्वारा पोषित दिव्य कलाकृति को देखा, तभी हमें एहसास हुआ कि यह मिस्टिक आर्मर कछुआ नहीं है, न ही जुवानवु का वंशज है। किंग लुनजी ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में जुवानवु की वंशावली नहीं है, यह आकाश समर्थक पुराने कछुए की वंशावली से होना चाहिए। आकाश को सहारा देने वाला बूढ़ा कछुआ। ये नाम सुनकर लिन शेन को एक प्राचीन पौराणिक कहानी याद आ गई। किंग लुनजी ने कहा, आकाश को सहारा देने वाला बूढ़ा कछुआ मूल रूप से आकाशीय दरबार का निवासी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों दिव्य प्राणियों की तरह ये भी प्राचीन क्षेत्र से आकाशीय दरबार में आया। केवल अंतर यह है कि हमारे पूर्वज मनुष्य थे, जबकि आकाश को सहारा देने वाला बूढ़ा कछुआ एक कछुआ था। प्राचीन काल में 2 महान देवताओं के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि आकाश ढह गया। नोवा आकाश की मरम्मत के लिए पत्थरों को पिघलाना चाहती थी, लेकिन आकाश पहले से ही खराब हो रहा था, जिससे देवी के पास पिघले हुए पत्थरों से इसे ठीक करने का कोई समय नहीं बचा। उस समय आकाश को सहारा देने वाला बूढ़ा कछुआ बाहर खड़ा था, जिसने अपने शरीर से स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दिया, जिससे नोवा को पत्थरों को पिघलाने और आकाश को ठीक करने के लिए आवश्यक समय मिल गया। इसी तरह से आकाश को सहारा देने वाले बूढ़े कछुए को उसका नाम मिला। लिन शेन ने सुनते समय थोड़ा सिर हिलाया। जिस मिथक के बारे में उसने अभी सोचा था वह काफी हद तक बताए जा रहे मिथक के समान था। दोनों कहानियों में एक ही पुराना कछुआ था। हालांकि किंग लुनजी ने तब कहा, यह सिर्फ एक मिथक है। जहां तक मुझे पता है, वास्तविक स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आकाश को सहारा देने वाले बूढ़े कछुए ने स्वेच्छा से स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन नहीं किया था, लेकिन नुवा ने उसे मार डाला। उसके शव का इस्तेमाल ढह चुके आकाश को सहारा देने के लिए किया गया था। किंग लुंजी द्वारा आकाश को सहारा देने वाले बूढ़े कछुए की कहानी को सुनना नुवा द्वारा आकाश को सुधारने की कहानी का एक गहरा संस्करण था। 2 प्राचीन देवताओं के बीच तथाकथित युद्ध, जिसमें उनमें से एक हार गया और गुस्से में बुझो पर्वत से टकराया, जिससे वह ढह गया और आकाश भी नष्ट हो गया, वास्तव में ऐसा नहीं था। तथाकथित आकाश का पतन आकाश में छेद होने के कारण नहीं था, बल्कि सर्वोच्च शक्ति वाले एक दिव्य सत्ता द्वारा मनुष्यों पर प्रतिबंधात्मक और सीमित पृथ्वी कानून को तोड़ने के कारण था। नोवा का आकाश सुधार वस्तुतः आकाश को बहाल करने के बारे में नहीं था, बल्कि पृथ्वी कानून की मरम्मत करने, पृथ्वी कानून के तहत मानव प्रतिबंधों को पुनः लागू करने के बारे में था।
उस दिव्य सत्ता द्वारा पृथ्वी के कानून को तोड़कर स्वर्ग और पृथ्वी में अतिक्रमण करने के बाद कई शक्तिशाली दिव्य सत्ताएं स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकलकर दिव्य न्यायालय में पहुंच गईं। उन शक्तिशाली दिव्य सत्ताओं के अलावा कई लोगों में स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकलने की क्षमता का अभाव था। आकाश को सहारा देने वाला बूढ़ा कछुआ, जिसकी मनुष्यों द्वारा निरंतर पूजा की जाती थी, उन लोगों को अभी भी कानून के तहत फंसा हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए उसने अपने शरीर से स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया, अपने अंगों को आसमान तक पहुंचने वाले पुलों में बदल दिया, जिससे उन शक्तिहीन व्यक्तियों को पृथ्वी कानून के प्रतिबंधों को पार करने और 9 स्वर्गों के ऊपर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल गई। आकाश का समर्थन करने वाले पुराने कछुए की हरकतों ने सेलेस्टियल कोर्ट के शासकों में से एक नोवा को क्रोधित कर दिया, जिसने फिर कछुए को मार डाला। स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन करने के लिए इसके अंगों की हड्डियों का उपयोग करना और पृथ्वी के टूटे हुए कानून को ठीक करने के लिए इसके खोल का उपयोग करना, उसने इसे हमेशा के लिए पृथ्वी कानून के ढांचे के भीतर जकड़ दिया। बेशक किंग लुनजी ने भी इनके बारे में प्राचीन अभिलेखों से पढ़ा है, जो मिथकों से बहुत अलग नहीं हैं। न तो किसी ने कभी वास्तविक आकाश समर्थक बूढ़े कछुए को देखा है, न ही किसी ने स्वयं नोवा को देखा है। कम से कम इस युग में नोवा अब अस्तित्व में नहीं है, हालांकि उसे अभी भी एक संप्रभु उपस्थिति कहा जाता है। 6 महान सितारा क्षेत्रों के वर्तमान शासकों की तुलना में वह किसी भी तरह से कमतर नहीं है। मैं थोड़ा बहुत भटक गया हूँ। आकाश समर्थक कछुआ संभवतः आकाश समर्थक पुराने कछुए का वंशज है। यह आकाश शिखर कवच एक बिना ग्रेड वाला अप्रतिबंधित दिव्य कलाकृति है। अगर इसे किसी निम्न श्रेणी के दिव्य प्राणी द्वारा पहना जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से निम्न श्रेणी के दिव्य प्राणियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं में चमकेगा। इन प्रतियोगिताओं से अर्जित संसाधन अकेले ही एक महत्वपूर्ण धन होंगे। लॉन्ग श्यूजी ने ईमानदारी से कहा, हम दोनों पहले से ही मिडिल टियर में हैं और यह आइटम हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसका उपयोग संसाधन जुटाने के लिए करना चाहते हैं। तियान, अगर तुम इच्छुक हो तो हम सहयोग कर सकते हैं और इससे लाभ कमा सकते हैं। तुम्हें बस दिव्य कलाकृति प्रदान करने की आवश्यकता है, हम बाकी का काम संभाल लेंगे और सौदा हो जाने के बाद दिव्य कलाकृति अभी भी तुम्हारी होगी। यदि तुम सहयोग करने में रुचि नहीं रखते हो तो तुम दिव्य कलाकृति हमें बेच भी सकते हो। लॉन्ग श्यूजी ने अपनी योजना को विस्तार से बताया और लिन शेन ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि योजना में बड़ी संभावनाएं थीं। सेलेस्टियल कोर्ट में विभिन्न रैंकिंग प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए और कोर्ट द्वारा वितरित विशाल संसाधनों का दावा करने के लिए आपको अपनी खुद की शैली के साथ दूसरों से अलग दिखने की जरूरत है। साधारण लोग अधिक से अधिक कुछ सांत्वना पुरस्कार जीत सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनसे उनकी नियमित साधना संबंधी आवश्यकताएं मुश्किल से पूरी होती हैं। शियुजी ने लिन शेन के साथ अपनी योजना साझा की और बताया कि अमर क्षेत्र की रैंकिंग प्रतियोगिताएं अजीब और विविध घटनाओं से भरी थीं। कौन बेहतर दिखता है या किसमें बेहतर प्रतिभा और शारीरिक बनावट है, इस बारे में होने वाली प्रतियोगिताएं नियंत्रित होती हैं और प्राकृतिक उपहार पर निर्भर करती हैं। इनमें से केवल कुछ ही लोग पुरस्कार जीत सकते हैं, जिन पर लॉन्ग श्यूजी विचार नहीं करते। वे अधिक औपचारिक युद्ध प्रतियोगिताओं में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, विशेष रूप से वे प्रतियोगिताएं जिनमें केवल निम्न दिव्य प्राणी ही भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिताएं एक प्रमुख श्रेणी है जिसमें अनेक चरण और उप श्रेणियां हैं। लॉन्ग श्यूजी को प्रथम स्थान प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सेलेस्टियल कोर्ट में अनगिनत दुर्जय प्रतियोगी हैं। ये सोचना असंभव है कि बिना ग्रेड वाली दिव्य कलाकृति प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया जा सकता है। वे अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास नो ग्रेड दिव्य कलाकृतियां हैं। अन्य लोग भी उनका उपयोग कर सकते हैं और प्रतियोगिताओं में विभिन्न नो ग्रेड दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करने के कई उदाहरण हैं। हालांकि जब तक वे शीर्ष 10,000 रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं, तब तक पुरस्कार पहले से ही काफ़ी पर्याप्त होंगे और यह एक दीर्घकालिक लाभ होगा जिसमें प्रत्येक आगामी प्रतियोगिता में पुरस्कारों का एक समूह प्राप्त किया जा सकेगा। यदि वे शीर्ष 1000 रैंकिंग में प्रवेश कर सकें तो पुरस्कार वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जहां तक शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश करने की बात है, तो लॉन्ग ज्यूजी ने कभी इस पर विचार भी नहीं किया था। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल बिना ग्रेड वाले दिव्य कलाकृति से हासिल किया जा सके। बेशक एक असामान्य मुकाबला प्रतियोगिता है जो शीर्ष 100 रैंकिंग में या संभवतः शीर्ष 100 में भी जगह बनाने का मौका दे सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में सबसे अविनाशी दिव्य सत्ता के लिए एक रैंकिंग है जिसमें तुलना की जाती है कि किसकी सुरक्षा और शक्ति अधिक मजबूत है। प्रतियोगिता के नियम बारी बारी से होते हैं, जहां दोनों पक्ष बारी बारी से अपने शरीर से मुकों को सहते हैं जब तक कि एक पक्ष हार नहीं मान लेता या गिर नहीं जाता। स्काई टॉपिंग आर्मर की रक्षा के साथ लॉन्ग ज्यूजी का मानना है कि शीर्ष 100 रैंकिंग के लिए लक्ष्य बनाने का एक मौका है और शायद शीर्ष 100 में भी आगे बढ़ सकता है। बेशक इसके लिए स्काई टॉपिंग कवच पहनने वाले के पास अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने की एक निश्चित स्तर की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा शीर्ष 100 में जगह बनाना संभव नहीं है।
लिन शेन ने पहले सेलेस्टियल कोर्ट की कई विचित्र प्रतियोगिताओं और रैंकिंग के बारे में सीखा था और अब वह और भी अधिक हैरान महसूस कर रहा था, ये सोचकर कि सेलेस्टियल कोर्ट इन सभी प्रतियोगिताओं के साथ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उनके पीछे क्या अर्थ था। क्या दिव्य प्राणियों को भी खेल भावना की आवश्यकता होती है? क्या उन्हें भी अपने शरीर को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है? स्पष्ट रूप से ये कारण नहीं है। संसाधनों की बर्बादी के अलावा लिन शेन को इन प्रतियोगिताओं से मिलने वाले किसी भी लाभ के बारे में नहीं पता था। हालांकि एक परिदृश्य ऐसा है जहां ऐसी प्रतियोगिताएं सार्थक होंगी। यदि स्वर्गीय न्यायालय के शीर्षस्थ लोगों में कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग भी थे जिनके शौक विचित्र थे, तो वे इन प्रतियोगिताओं को देखने का आनंद लेते थे, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य मुर्गों की लड़ाई या कुत्तों की लड़ाई का आनंद लेते हैं, बस अपने मनोरंजन और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, या यहाँ तक कि जुए के रोमांच के लिए भी। यदि ऐसा होता तो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले दिव्य प्राणी दूसरों के मनोरंजन के साधन के अलावा और कुछ नहीं होते। लिन शेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसे दिव्य न्यायालय उतना ही अजीब लगा, लेकिन वास्तव में यह समझने के लिए कि क्या हो रहा था, उसे दिव्य न्यायालय के उच्च पदों के करीब जाना होगा। जो लोग 6 महान तारा क्षेत्रों के स्वामियों को छू सकते हैं वे दिव्य प्राणी हैं जो दिव्य न्यायालय में पद धारण करते हैं। डैंग परिवार जैसे परिवार, हालांकि उनके पास अमर क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन और स्थिति है, लेकिन वे स्टार क्षेत्रों के स्वामियों से संपर्क करने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि डैंग परिवार के परिवार प्रमुख के पास भी स्टार क्षेत्र के मास्टर से मिलने की योग्यता नहीं है। वास्तव में केवल स्टार गॉड पैलेस के स्टार दिव्य अधिकारी ही स्टार क्षेत्र के शासक से मिलने के लिए सही मायने में योग्य हैं, और स्टार क्षेत्र के शासक से मुलाकात करने के लिए किसी को महान स्टार दिव्य अधिकारी का पद प्राप्त करना होगा। स्टार गॉड पैलेस में स्टार दिव्य अधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है। स्टार गॉड पैलेस के लिए पंजीकरण करने के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा, दिव्य प्राणियों के लिए आरक्षित अधिकार। साक्षात्कार के बाद ही, और यदि साक्षात्कार पास हो जाता है, तो कोई व्यक्ति दिव्य अधिकारियों में शामिल हो सकता है और एक साधारण 1 स्टार दिव्य अधिकारी बन सकता है। दिव्य अधिकारियों के लिए सर्वोच्च पद 9 सितारे हैं। 9 सितारों से ऊपर महान सितारा दिव्य अधिकारी है, जिसे महान दिव्य अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। वे स्टार क्षेत्र के दिव्य अधिकारियों के मुख्य अधिकारी हैं, जो स्टार क्षेत्र के शासक के बाद दूसरे स्थान पर हैं। केवल महान दिव्य अधिकारी ही स्टार क्षेत्र के शासक से मिल सकते हैं। दिव्य न्यायालय के अंदरूनी रहस्यों को सही मायने में समझने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि 1 स्टार दिव्य अधिकारी बनना बहुत कठिन है, और महान दिव्य अधिकारी के पद पर चढ़ना और भी कठिन है। इसके लिए न केवल ताकत की आवश्यकता होती है, बल्कि अनुभव और मेधावी कर्मों की पराकाष्ठा भी होती है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में लिन शेन स्थित है वह सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र है, जिसका शासक जैद सम्राट है। अगर वह वास्तव में जैद सम्राट से मिलने का अवसर पाकर एक महान दिव्य अधिकारी बन जाता, तो क्या उसकी पहचान पहली नज़र में ही उजागर नहीं हो जाती? इस प्रकार इस रास्ते पर चलना है या नहीं, इस पर लिन शेन अभी भी विचार कर रहे हैं। भाई तियान, सब कुछ कहने और करने के बाद क्या आप हमें स्काई टॉपिंग कवच बेचने का इरादा रखते हैं, या आप सहयोग करना चाहते हैं? निचले दिव्य प्राणियों को स्काई टॉपिंग कवच पहनने में सक्षम बनाने के लिए शक्ति बढ़ाने वाली दिव्य कलाकृतियां इकट्ठा करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, और हमें इसका हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम निचले दिव्य प्राणी को खोजने की आवश्यकता होगी, अन्यथा स्काई टॉपिंग कवच के साथ भी एक उल्लेखनीय रैंकिंग हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। किंग लुनजी ने लिन शेन को इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में बताया, ये संकेत देते हुए कि स्काई टॉपिंग कवच होने से लाभ कमाने की गारंटी नहीं थी। चूंकि आप दोनों इतने ईमानदार हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं सहयोग करने को तैयार हूं। लिन शेन ने उनके साथ साझेदारी करने का विकल्प चुनने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी सहयोग के इच्छुक थे। शक्तिवर्धक दिव्य कलाकृतियों को प्राप्त करने के लिए ही काफ़ी खर्च की आवश्यकता थी, और धन जुटाना पहले से ही कठिन था। यदि उन्हें आकाश शीर्ष कवच खरीदने के लिए और अधिक खर्च करना पड़ता, तो वे इतनी राशि वहन नहीं कर पाते। लिन शेन के उनके साथ शामिल होने के बाद दोनों ने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया कि शक्ति बढ़ाने के लिए किस तरह की दिव्य कलाकृतियां खरीदनी हैं और शक्ति गुण में कुल 40,000 प्राप्त करना है। इसके अलावा उन्हें इस योजना में भाग लेने के लिए एक निम्न दिव्य व्यक्ति को भी खोजना था। ये व्यक्ति न केवल शक्तिशाली होना चाहिए बल्कि भरोसेमंद भी होना चाहिए। यदि उन्होंने उसे आकाश शीर्ष कवच और अनेक शक्तिवर्धक दिव्य कलाकृतियां सौंप दी और वह उन वस्तुओं को लेकर भाग गया, तो यह विनाश का कारण होगा। हालांकि यह महान शून्य दुनिया में हुआ था। अगर आइटम नष्ट हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वे वास्तविक दुनिया में भी गायब हो जाएंगे। यही कारण है कि लिन शेन को संदेह है कि महान शून्य दुनिया वास्तविक दुनिया का एक हिस्सा है। दोनों ने विचार किया, लेकिन किसी उम्मीदवार पर सहमति नहीं बन सकी। चिंताएं बहुत अधिक थीं। मेरे दिमाग में कोई है जो इस काम को कर सकता है, किंग लुनजी ने अचानक कहा। कौन?
लॉन्ग जियूजी ने उत्सुकता से पूछा। यूलिजी, किंग लुनजी ने उस व्यक्ति का नाम बताया। ये सुनकर लॉन्ग शियूजी ने खुशी से कहा, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। वह वास्तव में इस मामले के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन समय आने पर हमें उसे हिस्सा देना होगा। दोनों ने लिन शेन को बताया कि यूलिजी कौन था। उनकी तरह यूलिजी मडप्लेट पूर्वज का शिष्य था और स्वाभाविक रूप से शक्ति गुण वाला एक दिव्य प्राणी था। उसका गुण संभवतः पहले से ही निम्न दिव्य प्राणियों के लिए 20,000 के पूर्ण चिन्ह तक पहुंच चुका था। इसके अलावा उसके पास कुछ शक्ति बढ़ाने वाली दिव्य कलाकृतियां थीं और संभवतः वह शक्ति में 40,000 अंक तक पहुंच सकता था। यदि वे यूलिजी के साथ सहयोग करते तो वे उस धन को भी बचा सकते थे जो वे शक्तिवर्धक दिव्य कलाकृतियों को खरीदने पर खर्च करते। इसके अलावा यूलिजी की प्रतिभा और योग्यताएं प्रभावशाली थीं और मडप्लेट पूर्वज के अधीन सहशिष्य होने के नाते वे एक दूसरे से काफ़ी हद तक परिचित थे। अगर कोई समस्या आती है तो किंग लुनजी और बाकी लोग मडप्लेट पूर्वज से सहायता और उनके लिए निर्णय ले सकते हैं। कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यूलिजी एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं और उन्होंने पहले उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने की योजना बनाई। वे उसकी सहायता के लिए उसे धन की पेशकश कर सकते थे या वह स्वेच्छा से उनके उद्यम में हिस्सा ले सकता था। शियूजी ने यूलिजी से संपर्क किया और फिर लिन शेन को व्हाइट स्टोन सिटी ले गया। लिन शेन ने व्हाइट स्टोन सिटी का जायजा लिया और हर जगह दिव्य प्राणियों के विभिन्न स्तर देखे। उनमें से कुछ सड़कों पर अपने दिव्य आत्मा पालतू जानवरों पर सवार थे और वे आमतौर पर उच्च दिव्य प्राणी थे। ग्रह न होने के अलावा यहाँ वास्तविक दुनिया से कोई अंतर नहीं था और ये दिव्य प्राणी मनुष्यों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं दिखते थे, केवल उनकी क्षमताएं और पद उच्चतर तथा मजबूत थे। महान शून्य दुनिया में कोई टेलीपोर्टर नहीं है, लेकिन विभिन्न टेलीपोर्टेशन एरे हैं जो विभिन्न शहरों के बीच परिवहन कर सकते हैं। लॉन्ग शियूजी और उसके साथी पहले ही यूलिजी से संपर्क कर चुके थे, उन्हें स्थिति के बारे में मोटे तौर पर समझा चुके थे और व्हाइट स्टोन सिटी में मिलने के लिए सहमत हो गए थे। लिन शेन और उसके साथी एक निजी कमरे में थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे और आखिरकार यूलिजी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। लिन शेन ने प्रवेश करते ही यूलिजी का अध्ययन किया और वास्तव में, जैसा कि लॉन्ग शियूजी और उसके साथियों ने कहा था, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अच्छी आनुपातिक विशेषताओं, चौकोर चेहरे और ईमानदार आंखों वाला, जो दुष्टता से रहित था, स्पष्ट रूप से एक ईमानदार व्यक्ति था। भाइयों, मुझे आपकी योजना में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन स्पष्ट खाते अच्छे दोस्त बनाते हैं। मुझे पहले ही बता देना चाहिए, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मुझे एक हिस्सा रखना होगा और यह एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। यूलिजी ने सीधे मुद्दे पर बात की। यह लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी ने लिन शेन को कुछ शर्मिंदगी से देखा। मूलतः उनके पास 10 शेयर थे, जिनमें से लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी के पास 3-3 शेयर थे तथा लिन शेन के पास 4 शेयर थे। उन्होंने यूलिजी को या तो धन या शेयर देने की योजना बनाई थी, जो लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी के पास मौजूद राशि से प्राप्त होने वाला था। उन्होंने यूलिजी के लिए 2 शेयर बनाने के लिए प्रत्येक को 1 शेयर देने की योजना बनाई थी, जिससे दोनों के पास अपने लिए 2 शेयर बचेंगे। लेकिन अब यूलिजी बड़ा हिस्सा चाहती थी और यह स्पष्ट था कि 2 शेयर पर्याप्त नहीं होंगे। यूलिजी ने आगे कहा, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हूँ। दिव्य कलाकृतियाँ जो शक्ति बढ़ाती हैं, मैं उन्हें अपने हिस्से में लगभग इकट्ठा कर सकती हूँ। 4 हिस्से लेना बहुत ज़्यादा नहीं है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी ने कुछ हद तक असहाय होकर उत्तर दिया। नतीजतन ऐसा लग रहा था कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे वे कुछ हद तक बेमानी लग रहे थे। इस मामले में यूलिजी और लिन शेन सीधे सहयोग कर सकते थे और उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बहुत ज़्यादा नहीं, तो चलो इसे ऐसे ही निपटा लेते हैं। तुम 4 हिस्से ले लो और हम तीनों 2-2 हिस्से ले लेंगे। लिन शेन को इन संसाधनों से कोई परेशानी नहीं थी, वह बस इस मामले के जरिए दिव्य प्राणियों और दिव्य न्यायालय को और गहराई से समझना चाहता था। बेशक, अगर उसे संसाधनों का हिस्सा मिल जाए तो यह और भी बेहतर होगा। ये सुनकर लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी दोनों ने आश्चर्य से लिन शेन को देखा और जल्दी से कहा कि यह सही नहीं है, और सवाल किया कि वे लिन शेन को, जो स्काई टॉपिंग कवच लेकर आए थे, केवल 2 हिस्से कैसे दे सकते हैं। अंत में उन्होंने 0.5-0.5 शेयर देने पर जोर दिया, जिससे लिन शेन के लिए 1 शेयर हो गया, जिससे उसे 3 शेयर रखने की अनुमति मिल गई, जबकि उनमें से प्रत्येक ने 1.5 शेयर ले लिए। उन तीनों ने कुछ और विवरणों पर चर्चा की और फिर लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी यूलिजी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए वास्तविक दुनिया में चले गए। जब समूह महान शून्य दुनिया में फिर से मिला तो लिन शेन ने स्काई टॉपिंग कवच को लॉन्ग जियूजी और उसके साथियों को सौंप दिया, जिन्होंने फिर इसे यूलिजी को पहनने और कुछ दिनों में प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अभ्यस्त होने के लिए दिया। यूलिजी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की अंगूठियों, हार, कंगन और अन्य दिव्य कलाकृतियों से सुसज्जित होकर लिन शेन और अन्य लोगों की चौकस निगाहों के नीचे आकाश शीर्ष कवच पहन लिया। आकाश शीर्ष कवच की विशेष विशेषताओं को सक्रिय होते और काली चमक उत्सर्जित करते देख
लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी, जिन्होंने पहले से ही इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी, दोनों ने उत्साह में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। यूलिजी ने स्वयं पर लांग शियूजी और किंग लुनजी से हमला करवाया। आकाश शीर्ष कवच के संरक्षण में मध्य स्तर के लांग शियूजी और किंग लुनजी शायद ही यूलिजी को कोई महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सके। अब ये पक्का है, हम बहुत धन कमाने के लिए तैयार हैं। शायद हम ब्रह्मांडीय सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में भी शामिल हो जाएं, किंग लुनजी ने खुशी से कहा। लगातार कई दिनों तक यूलिजी ने स्काई टॉपिंग आर्मर के साथ लड़ने का अभ्यास किया और मूल रूप से इसे अपनाने में कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने यूलिजी को भी कुछ प्रतियोगिताओं के लिए साइन किया था, बस वे उनके शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और फिर वे बड़ी रकम का इनाम कमा सकते थे। हालांकि कॉस्मिक टूफेस्ट प्रतियोगिता की शुरुआत से एक दिन पहले यूलिजी कहीं नहीं दिखी। पहले तो लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी ने सोचा कि यूलिजी को किसी बात की वजह से देरी हो रही है, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे न देख पाने पर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी में उन्होंने अपने संचारकों के माध्यम से यूलिजी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सके। उन्हें जल्द ही पता चला कि उन्हें यूलिजी ने ब्लॉक कर दिया है। तियान, मेरे भाई, बस एक पल हमारा इंतजार करो। हम इस समस्या को तुरंत हल करने जा रहे हैं, निश्चिंत रहो, हम तुम्हें जरूर स्पष्टीकरण देंगे, लॉन्ग जियूजी ने अपने चेहरे पर बहुत ही बदसूरत भाव के साथ कहा, फिर महान शून्य दुनिया से बाहर निकल गया। किंग लुनजी कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचाया और अंत में बिना कुछ कहे उसने आह भरी। लिन शेन से कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा और फिर महान शून्य दुनिया को भी छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए लिन शेन को संदेह हुआ कि क्या लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी ने यूलिजी के साथ मिलकर उसके स्काई टॉपिंग कवच को ठगने की योजना बनाई थी। लिन शेन को वास्तव में स्काई टॉपिंग कवच की परवाह नहीं थी, लेकिन फायदा उठाए जाने की भावना कुछ ऐसी थी जिसे वह निश्चित रूप से निगल नहीं सकता था, न ही वह उन्हें स्काई टॉपिंग कवच का उपयोग करके आसानी से पैसा कमाने देगा। इस तरह की स्थिति का वास्तव में लिन शेन ने अनुमान लगाया था, हालांकि उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उसके पास कुछ आकस्मिक योजनाएं थीं जिससे न केवल नुकसान को रोका जा सके बल्कि दुश्मन को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अप्रत्याशित रूप से कुछ समय बाद किंग लुनजी और लॉन्ग शियूजी वास्तव में वापस आ गए। लिन शेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग शियूजी की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसका रंग बहुत पीला था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वह घायल था और काफी गंभीर भी था। तियान, मेरे भाई, हमने वास्तव में तुम्हें निराश किया है। हमने काम में गड़बड़ी की है और स्काई टॉपिंग कवच वापस नहीं मिल सकता। लेकिन निश्चिंत रहो, भले ही हमें लोहे का बर्तन बेचना पड़े, हम तुम्हें स्काई टॉपिंग कवच की कीमत जरूर चुका देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम तुम्हें अभी दे सकते हैं, पहले इन्हें ले लो, बाकी हम तुम्हें अपनी अचल संपत्ति बेचने के बाद देंगे। लॉन्ग शियूजी की आवाज़ कुछ कमज़ोर थी क्योंकि वह लिन शेन के लिए कई चीज़ें लेकर आया था। महान शून्य सिक्कों के साथ साथ दिव्य कलाकृतियाँ, दिव्य आत्माएं और अन्य वस्तुओं का सीधा हस्तांतरण हुआ। अंत में लॉन्ग जियूजी ने एक सीलबंद दिव्य आत्मा निकाली, अनिच्छा के भाव से उसे 2 बार सहलाया, लेकिन अंततः उसे लिन शेन के सामने रख दिया। किंग लुनजी ने भी लगभग वैसा ही किया, पहले महान शून्य सिक्कों को स्थानांतरित किया और फिर लिन शेन के लिए विभिन्न वस्तुएं निकालीं। क्या आपने यूलिजी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? लिन शेन ने उनकी चीजें नहीं लीं, बल्कि उन्हें देखा और पूछा। उस कमीने यूलिजी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर के दौरान हमें धोखा दिया। जब हम न्याय के लिए अनुबंध को कुलपति के पास ले गए तो यूलिजी के हस्ताक्षर अनुबंध से गायब हो गए थे और अनुबंध को उससे जोड़ने वाला कोई निशान नहीं था। इसके अलावा उस आदमी ने पहले पीड़ित की भूमिका निभाई, हम पर स्काई टॉपिंग कवच को लूटने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसे उसने अपने साथी शिष्य को दबाने के लिए विकृत प्रजातियों के साथ हताश लड़ाई के माध्यम से प्राप्त किया था। नतीजतन लॉन्ग जियूजी को कुलपति द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया गया। जितना अधिक किंग लुनजी बोलता था वह उतना ही क्रोधित होता जाता था, उसका चेहरा भावनाओं से विकृत हो जाता था और उसके गाल रुक रुक कर फड़कते थे। लॉन्ग शियूजी के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इसमें इससे कहीं अधिक है ना? लॉन्ग शियूजी ने आह भरते हुए कहा, तियान, मेरे भाई, चलो इस बारे में बात नहीं करते। हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं।